नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यानी आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो इतिहास से संबंधित है। यानी इतिहास में भी है जो आधुनिक जो भारत का इतिहास है उससे टॉपिक है, यानी जो 1935 का है। विस्तृत अधिनियम क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अधिनियम में अलग अलग यानी अनेक ऐसे प्रावधान थे जिनको यानी लागू करना निश्चित था, जैसे केंद्रीय बैंक और एक संघीय न्यायालय, एक रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्रकार अनेक एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की इसी प्रकार एक विस्तृत अधिनियम भेजा गया था भारत में शासन सुधार करने के लिए, और ये अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई अंतिम संवैधानिक व्यवस्था थी। यानी जो अंग्रेजों के द्वारा 1892 में यानी 1935 के अधिनियम से पहले के भेजे गए जो अधिनियम थे उनके बाद भेजी गई ये संवैधानिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा जो अंतिम मानी जाती है। अब हम बात करेंगे 1935 का अधिनियम भारत में क्यों भेजा था, यानी अंग्रेजों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि 1935 का अधिनियम भेज दिया गया था। अब हम बात करेंगे यानी इसके यानी भारत शासन सुधार अधिनियम भेजने के क्या कारण थे। यानी भारत में 1935 का अधिनियम क्यों भेजा गया? सबसे पहले उसका कारण था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था भारत में भेजा गया था, वो इसका सबसे पहला कारण था, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा द्विज शासन की व्यवस्था की गई प्रांतों में, और जो महत्वपूर्ण जो विषय थे वो अंग्रेज सरकार के द्वारा अपने अधीन कर लिए गए थे। साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1932। यानी जो गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च 1932। यानी इस समझौते के माध्यम से यानी इस समझौते की कोई भी यानी शर्तें यानी सफल नहीं हुई। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो शर्तें रखी गई थी उनको यानी उनकी पालना नहीं की गई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 29 और 30। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है यानी विनम्र रूप से यानी जो अंग्रेजों के जो आदेश है उनको अस्वीकार कर देना। पांचवा कारण था गोलमेज सम्मेलन की असफलता। यानी पांचवा कारण था गोलमेज जो सम्मेलन थे उनकी असफलता। यानी गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 सम्मेलन का टाइम पीरियड है 1931, 1932, 1933। ये 3 गोलमेज सम्मेलन है। पहला होता 1931, दूसरा 1932, तीसरा 1933 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उन गोलमेज सम्मेलन की जो बैठकें हुई थी उन बैठकों से कोई भी फायदा न निकला। इस कारण भारतीय जनता इन गोलमेज सम्मेलन से असंतुष्ट हो गई थी, और भारत में असंतुष्ट होने के कारण भारत में शासन सुधार करने के लिए अपना विरोध प्रकट कर रही थी। इसी के देखते हुए 1935 का अधिनियम भेजा गया, विस्तृत अधिनियम कहते हैं। और इस अधिनियम में ऐसे क्या क्या प्रावधान रखे गए जिनके कारण इस अधिनियम का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे ज्यादा जो भी अधिनियम भेजे गए थे उन अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बात करते हैं यानी 1935 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान।
इस अधिनियम के प्रावधान में जो 1919 के अधिनियम में यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों से द्वैध शासन जो लागू किया था यानी प्रांतों में यानी 1919 के अधिनियम के अनुसार उन प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था और 1935 में के अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके उनको केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। और अब हम बात करेंगे द्वैध शासन है क्या। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। इसके अधिनियम में प्रांतों में द्वैध सदन विधायिका की प्रांतों में दो सदन यानी 1935 के अधिनियम में प्रांतों में दो सदन वाली जो विधायिका का गठन किया गया। दो सदन मतलब उच्च सदन कौन सा था? उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन जो वर्तमान में है विधानसभा। इसमें दो सदन, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। पूछा है प्रांति बंगाल, मद्रास, मुंबई, बम्बई, संयुक्त प्रांत यूपी वाला क्षेत्र, आसाम और बिहार। ये 6 प्रांत थे उस समय जहां पर दो सदन वाली विधायिका का गठन उस तत्कालीन समय में उस समय में किया गया। अखिल भारतीय संघ यानी को बनाने की स्थापना के विषय में, यानी अखिल भारतीय एक संघ बनाया जाएगा। यानी गवर्नर के द्वारा, यानी गवर्नर के अधीन जो भी शासित प्रदेश थे उन प्रदेशों को मिलाकर और जो देशी रियासतों के जो प्रदेश थे उन दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करने के कारण जो विषय थे उन विषयों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिए गए थे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों में विभाजित कर दिए गए। यानी संघ सूची में अलग अलग कार्य यानी विषय क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए। राज्य क्षेत्र में राज्य के कार्य क्षेत्र में आने वाले अलग कार्य निर्धारित कर दिए। समवर्ती सूची में यानी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में कौन कौन से कार्य आते हैं उन कार्यों को समवर्ती सूची में निर्धारित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में या उस सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना का जो प्रावधान था 1935 के अधिनियम में रिजर्व बैंक की स्थापना, मतलब 1935 के अधिनियम में यानी केंद्रीय रिजर्व बैंक की यानी स्थापना का प्रावधान भी किया गया। और 1935 के अधिनियम में मतलब यानी आरबीआई के गठन का प्रावधान, यानी जो भारत की जो सर्वोच्च बैंक है उसका गठन अप्रैल
1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। आरबीआई का गठन, आरबीआई का यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, यानी प्रावधान था, यानी भारत में जो रेलों का प्रबंधन करने के लिए और रेल संचालन के लिए और उनकी देखरेख करने के लिए एक रेल प्राधिकरण संघ की स्थापना का प्रावधान 1919 की तरह ही इस अधिनियम में भी, 1935 के अधिनियम में भी यानी सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है उसका भी विस्तार किया गया। यानी इस अधिनियम में दलितों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया, या निर्वाचन प्रणाली यानी उनको दी गई थी। म्यांमार एवं अदन को इस अधिनियम के अनुसार अलग कर दिया गया, यानी जो म्यांमार और अदन थे वो भारत के क्षेत्र से अलग हो गए, और इनको अलग करने के साथ ही सिंध व उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए, और 11 यानी उस समय प्रांतों की जो कुल संख्या थी 1935 के अधिनियम के अनुसार जो प्रांतों की कुल संख्या थी वो 11 हो गई थी। और इस अधिनियम को भारत के राष्ट्र नेताओं ने किन किन नामों की संज्ञा दी गई है उसके बारे में, और इसमें कुल कितने अनुच्छेद है और कितने इसमें परिशिष्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद इसमें थे 451, और जो परिशिष्ट वो थे 15। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनको किन किन नामों से संज्ञा दी है। यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी है। यानी इस बंगाल के यानी तत्कालीन बंगाल के यानी मुख्यमंत्री के द्वारा तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक के द्वारा इस अधिनियम